सोचो, भारत का एक ऐसा गांव जहां इंटरनेट बहुत स्लो चलती है, वहीं बैठ के एक लड़का भारत की एक ऐसी कंपनी बना देता है जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी डरते हैं। यस, ये है जोहो, भारत की एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया की टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। आज जोहो के पास 55 से ज्यादा ऐप हैं, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं और रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। जहां कंपनी की हरकतों से सरकार उन्हें नोटिस देती है, वहीं जोहो को भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव खुद प्रमोट कर रहे हैं। जो पीपीटी बना है वो जोहो पे बना है। जोहो का डाउनफॉल कैसे आया, 13 बिलियन की कंपनी कैसे बनी और आज की इन अमेरिकन कंपनी को जोहो से डर लगता है। आज के इस डीप केस स्टडी वीडियो में जोहो की कंप्लीट जर्नी समझेंगे, स्ट्रगल से लेकर सफलता तक हर वो लेसन जो हर एक बिजनेसमैन और हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो चलिए फटाफट इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं इस शख्स के बारे में। इस आदमी को ध्यान से देखिए, इसका नाम है श्रीधर वेम्बू। गांव में रहता है, लुंगी पहनता है और साइकिल चलाता है, लेकिन आज इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहा है, जिसके क्लाइंट आज इंडिया के बड़े बड़े फेमस कंपनीज हैं, जिसकी कंपनी में आज 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉई हैं। इनके काम को देख के सरकार ने खुद इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में हुआ था जहाँ लोग खेती करते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गाँव के स्कूल से ही की थी। क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो उन्होंने IIT मद्रास में एडमिशन लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मैं बता दूं कि श्रीधर वेम्बू अपने खानदान में पहले ग्रेजुएट थे। वो अपने कॉलेज के टॉपर थे, उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ के इनका मन उब गया, इनको वो चीज मिल ही नहीं रहा था जो इनको चाहिए। मतलब इनको इतना ज्यादा पढ़ने की भूख थी, इन्होंने उस फील्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें PhD की। इसके बाद भी इनके अंदर पढ़ने की इतनी इच्छा थी कि इन्होंने खुद की लाइब्रेरी बनाया और खुद बैठ के बहुत सारी किताबों को पढ़ने लगे। यार मानना पड़ेगा कि इस आदमी के अंदर ना पढ़ाई का एक कीड़ा था, जानने का एक कीड़ा था, क्यूरियोसिटी था। अब जान लेते हैं लेसन नंबर 1। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ जानना है, तो आप टीचर के भरोसे नहीं रह सकते। आप कुछ किताबों के या कुछ वीडियो के, कुछ वेबिनार के भरोसे नहीं रह सकते। आप खुद से पढ़ के खुद को पढ़ाओगे, किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहोगे। डिग्री पाने के बाद इनकी जॉब लग गई सिलिकॉन वैली में, जहाँ इनको लाखों की पैकेज दी जाती थी। एक अच्छी लग्जरी लाइफ थी, लेकिन इनका माइंड बहुत तेज था। इन्होंने कहा यार जॉब नहीं करनी है, जॉब बनानी है। और इन्होंने सोचा एक बड़ी कंपनी बनानी है और ये कंपनी इंडिया में जाकर बनानी है ताकि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार खुले। इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल दिया अपने गाँव चेन्नई और इन्होंने अपने भाई के साथ एक छोटे रूम में बैठ के एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एडवेंट नेट। तो दोनों भाई ने सोचा कि कुछ ऐसा हार्डवेयर बनाएंगे जिसको बना के बेचेंगे, कुछ ऐसे मशीन बनाएंगे जिसको बना के बेचेंगे। लेकिन मशीन बनाते बनाते उसके सारे पैसे खर्च हो गए, सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन मशीन बनी ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। अच्छा, वो दौर नहीं था जब स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाती थी। उस समय फंडिंग नहीं मिलती थी, कुछ अच्छे से नहीं मिल पाती थी। आज तो बहुत सारे कंपनी से बहुत सारे रूल्स हैं जहाँ से आप फंडिंग ले सकते हैं अपने छोटे मोटे बिजनेस के लिए, लेकिन उस टाइम में कोई बिजनेस के लिए कोई फंडिंग नहीं मिलती थी। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो पूरे पैसे भी खत्म हो गए। तब उन्होंने बोला यार हार्डवेयर बनाना छोड़, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कम पैसा भी लगेगा और काम भी चल जाएगी। सॉफ्टवेयर बनाते हुए इन्होंने एक प्रॉब्लम फेस किया C++ की। लेकिन श्रीधर वेम्बू इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने C++ की किताबें पढ़ के कंप्यूटर में इसे अच्छे से रन भी कर पा रहे हैं। बहुत जीनियस आदमी थे और उन दोनों भाई ने मिलकर सॉफ्टवेयर तो बना लिया, क्योंकि उस समय टेक्निकल आदमी थे, इन्हें सॉफ्टवेयर IT के बारे अच्छे से नॉलेज थी, लेकिन इन्हें बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं थी। एक बार इन्होंने एक क्लाइंट से $30,000 का सौदा किया। सौदा होने के बाद, सब कुछ बात होने के बाद क्लाइंट ने कहा यार सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है $30,000 की सौदा करने का, लेकिन तुम्हारा चीज़ इतना अच्छा था कि वो तो मैंने ले लिया। जिस तरह से तुम बेच रहे थे मैं तो जिंदगी में ना लेता। तो जैसे ही इन्हें रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर बिजनेस स्किल नहीं है, इन्होंने जल्दी से एक सेल्स बिजनेस के बंदे को हायर किया। 2 साल उनके साथ धीरे धीरे घूमे, धीरे धीरे इन्होंने सेल्स सीखी और इन्होंने कहा कि मैं जब बाजार में घूम रहा हूँ तो मेरे पीछे से टीम कौन संभालेगी। तो फाइनेंस के लिए एक आदमी रखा गया, मैनेजमेंट के लिए एक आदमी रखा गया और ऐसे कर करके सारी चीज़ों के लिए एक एक आदमी रखा गया इनके कंपनियों में। और तब बाजार में गए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची। अब यहाँ से आता है लेसन नंबर 2 कि आप अपने काम के भले ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, भले आप अच्छे से इलाज क्यों ना करते हो, लेकिन आप एक हॉस्पिटल नहीं चला सकते। आप अपने हाथों से बहुत टेस्टी खाना ही क्यों ना बनाते हो, आप एक होटल नहीं खोल सकते। आपको सीखनी पड़ेगी, सेल्स सीखनी पड़ेगी, आपको सारी स्किल सीखनी पड़ेगी, या फिर वो सीखे हुए स्किल वाले लोगों को हायर करना पड़ेगा। इनकी कंपनी को सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू तब मिला जब इन्होंने छोटी कंपनी की हेल्प करने लगी। सबसे ज़्यादा फोकस छोटे कंपनी के ऊपर करने लगी, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनी है जिसकी संख्या बहुत कम है, ये अपने सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट से खरीदती थी और माइक्रोसॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे में बेचता था। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे में बेच रहा है तो छोटी कंपनी इस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद पाएगी। और इसी गैप को ध्यान दिया श्रीधर वेम्बू ने, और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही श्रीधर वेम्बू ने सेम ऐसे सॉफ्टवेयर बना के बहुत कम कीमत में, जहाँ 10 लाख की एक सॉफ्टवेयर बिकती थी, वहाँ इन्होंने सिर्फ 90,000 की, 1 लाख की एक सॉफ्टवेयर बेच के छोटे कंपनियों की हेल्प करनी। और बड़े कंपनी की संख्या बहुत कम है जबकि छोटे कंपनी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनके पास क्लाइंट की लाइन लग गई। इनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी 1996 में और 2 साल बाद 1998 में इन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और इनकी रेवेन्यू पहुंच गई $1 बिलियन, मतलब आज के टाइम में 8 करोड़ रुपए की। उस समय .com का दौर चल रहा था
हर कंपनी को बड़े बड़े वैल्यूएशन में खरीदा जा रहा था। तो धीरे धीरे इनका वैल्यूएशन 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर में पहुंचा। तो इनको एक ऑफर आया कि 25 मिलियन डॉलर में कंपनी बेचते हो क्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप साल में 2 करोड़ की सेल करते हो और एक बंदा आता है और आपको बोलता है कि एक बार 25 करोड़ दूंगा, कंपनी सेल करते हो क्या। तो 5-6 लोग की टीम थी, 5-6 लोग बैठे और बोलने की बेचनी है क्या, तो फिर काहे को बेचनी है। इन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया और उस टाइम से इन्वेस्टर के ऊपर कभी भी रुचि नहीं दिखाई। खुद का पैसा कमाते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट लगाते थे, फिर बड़ा बनाते थे, खुद का पैसा कमाते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट लगाते थे, खुद बड़ा बनाते थे। यही स्ट्रेटजी आज तक चली आ रही है। सन 2000 आते आते इनके पास 115 लोगों की टीम हो चुकी थी और इनका जो टर्नओवर है वो 10 मिलियन तक पहुंच चुका था। अब आता है लेसन नंबर 3। शुरुआत में आपको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप बेस को बनाते रहिए, बेस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहिए, ऊपर की छत तो कभी भी तुरंत बना लेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। ये तो नहीं है कि इतना बड़ी कंपनी ऐसे बिना स्ट्रगल के बन गई। सन 2000 में .com बस्ट हुआ था। नेक्स्ट दिन जो 5000 में बैठा था वो टूट के 1100 में आ गया। सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसे कंपनी की 80% शेयर टूट गई। और अभी इनकी कंपनी तो छोटा सा था, वो तो इनकी कंपनी लिस्टेड नहीं थी शेयर मार्केट में, लेकिन इसके बाद जोहो के 80% क्लाइंट कंपनी छोड़ के चले गए, भाग गए। इमेजिन करो कि आपने नया नया कंपनी खोला है, आपके पास 100 क्लाइंट हैं। अब जैसे सुबह हुआ आपने शटर खोला दुकान का और आपके 80% क्लाइंट गायब हो गए, मतलब 80 क्लाइंट भाग गए। जितनी भी उधारी थी वो सारी उधारी डूब गई, अब नए बंदे मिलेंगे नहीं और जितने एम्प्लॉइज बचे हैं उनके सैलरी के लिए आप कैसे करोगे। इस समय काम आया श्रीधर की बुद्धिमानी। इन्होंने कैश बचा के रखा था, ये जो भी काम करते थे सारे कैश बचा के रखे थे। ये इधर उधर की किसी भी चीज में कैश फालतू में इन्वेस्ट नहीं किए थे। इन्होंने अपना कैश फैला उला के नहीं रखा था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने पास 6-12 महीने के लिए कैश बचा है, हम सारी चीजों को निकाल लेंगे। पूरी टीम 115 लोगों की टीम थी, इन्होंने किसी को फायर नहीं किया। आजकल लोगों के पास धंधा नहीं चलता तो बोलते हैं जो एम्प्लॉइज उन्हें निकाल दो, लेकिन इन्होंने किसी भी एम्प्लॉइज को नहीं निकाला। इन्होंने अपने 115 एम्प्लॉइज से कहा यार सुनो, कोई काम तो है नहीं कंपनी में, चलो एक साथ बैठो और R&D करते हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। सभी ने साथ में मिलकर सोचा अभी क्या प्रोडक्ट लाएं, क्या चीज़ लाएं जो मार्केट में चलेगा, क्या ऐसे करें। तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो पहले से बहुत अच्छी चल रही है उसे और बेहतर बनाया जाए। इन्होंने उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोडक्ट को चेंज करते करते एक चीज़ बनाई, मैनेज इंजन, जो आज इन्हें सुपर डुपर अर्निंग दे रही है। इन्होंने उस टाइम एक चीज़ और सोचा कि हम क्लाउड सर्विस में चले जाए क्या, कि मेन सर्वर हम रखें और सारी चीज़ें क्लाउड में दे दें। और उसी तरह बॉर्न हुआ जोहो का। और कंपनी ने सोचा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जोहो। जोहो क्या है, बिजनेस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, HR है, मैनेजमेंट है, हायरिंग है, आपका फाइनेंस है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन होंगी, इससे रिलेटेड ऐप होंगे, सर्वर हमारे पास ही रहे। जो भी बंदा है वो उसे आराम से डाउनलोड करके अपने काम में ले सकता है। इन्होंने वही चीज़ फॉलो किया जो बड़ी कंपनी करती है और 1 करोड़ में बेचती है। इन्होंने वही सॉफ्टवेयर बना के 1 लाख रुपए में बेचना शुरू कर दिया छोटे कंपनियों को। आपने श्रीधर बेम्बू और जोहो के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि मार्केटिंग करते ही नहीं। ये कहते हैं कि मैं मार्केटिंग नहीं करता, मैं लो प्रोफाइल मेंटेन करता हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज़्यादा आदत है। मेरे को जब दुनिया जानती नहीं तो मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा छूट है। मतलब ये नहीं होगा कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट किया और मैं फेल हो गया तो द न्यूयॉर्क टाइम या फिर टाइम ऑफ इंडिया छाप देगा कि जोहो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया। भाई कोई जानता ही नहीं है जोहो को, और यही मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है। लेसन नंबर 4, आपदा में अवसर ढूंढो। आपदा में छोड़ के भागो मत, आपदा में अवसर देखो। जोहो ने आपदा में भागा नहीं, जहां और कंपनी आपदा आते ही अपने एम्प्लॉइज को निकाल देती है कि उन्हें सैलरी कौन देगा, वहीं जोहो ने अपने सारे क्लाइंट के साथ बैठ के रिसर्च करने लगे कि जैसे ही आपदा हटेगा हम तुरंत से बूम करेंगे। भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब तक तो कंपनी का नाम था एडविन नेट और जोहो इसका एक प्रोडक्ट था। पर ये जो एडविन नेट कंपनी थी ये रजिस्टर थी यूएस में, और इन्होंने सोचा यार अब तो अपनी कंपनी को इंडिया में रजिस्टर करना है, और इन्होंने अपनी कंपनी को इंडिया में रजिस्टर किया सन 2009 में, और तब से इन्होंने और भी झंडे गाड़ दिए हैं। अब इस कंपनी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं उसे सीखते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है और तब चलिए मार्केट में, वो था लो कॉस्ट। इन्होंने यूज किया क्लासिक जियो आर्बिटेक प्ले। इसे क्या कहते हैं कि जिस कंट्री में सस्ता मिलता है वहां से सामान उठाओ और जहां महंगा बिकता है वहां बेच दो। तो सबसे ज्यादा महंगा टैग कहाँ बिकता है, वो है यूएस में, तो इन्होंने यूएस में बेचना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा सस्ता टैग इंडिया में मिलता है तो इंडिया से इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया में रजिस्टर होने के पास इनके पास एम्प्लॉइज की कमी हो गई, और बड़ी कंपनियों के पास इनकी जो कंपनी थी वो बहुत छोटी थी, और बड़े बड़े कंपनी सारे बड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छे स्टूडेंट ले लेते थे। तब इन्होंने छोटे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हायर करना शुरू कर दिया, और इन्होंने कुछ बच्चों के साथ खुद ही जोहो यूनिवर्सिटी खोला और वहाँ फ्री में स्टूडेंट को पढ़ाते थे और देखते थे जो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है उसे अपनी कंपनी में ले लेते थे। ऐसे करके इंडिया में इन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया। जोहो की एक और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मतलब आपने सुना है कि सरकार बोल रही है स्वदेशी यूज करो, स्वदेशी व्हाट्सअप यूज करो, स्वदेशी सारी चीजें चलाओ। तो वो जो व्हाट्सअप है, ठीक है, वो व्हाट्सअप जोहो का ही है। मतलब श्रीधर बेम्बू ने ही वो व्हाट्सअप बनाया है, और इनका काम करने की स्पीड भी बहुत पावरफुल है। ये साल में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, और प्रोडक्ट भी ऐसे वैसे नहीं,
सुपर हाईटेक सुपर डुपर पावरफुल प्रोडक्ट। जैसे कि आपने गूगल को डाउनलोड किया तो गूगल के बहुत सारे ऐप आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, गूगल नोट हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया। इसी तरह से जोहो बहुत सारे ऐप प्रोवाइड करता है, हर चीज़ मतलब कि जितनी चीज़ गूगल में है वो सारी चीज़ें जोहो भी प्रोवाइड कर रहा है। अब जोहो कंपनी में काम करने वाले 15% जो एम्प्लॉइज उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो काम में आए, देखे कि हाँ काम आता है, कोडिंग आता है, अच्छे से काम में लग गए। और सिद्धर बेम्बू चाहते हैं कि जो ये रेशियो है ये धीरे धीरे और आगे बढ़े। और जोहो में जो मीटिंग कल्चर है ये मीटिंग कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं महीने में एक बार मीटिंग हो, फालतू समय बर्बाद ना हो, जो भी काम हो आओ जल्दी से बात करो फिर चले जाओ अपने काम में। जोहो गूगल जैसी बड़ी कंपनी है, सारी सुविधा देती है। वहाँ प्लेग्राउंड है, नैप की सुविधा है, फ्री कैंटीन चलता है और फ्री फूड, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रेवल सभी एम्प्लॉयज़ को इनकी दी जाती है। तो इसको जैसे इंडस्ट्री एडिशन में जहाँ लोगों की 30% 25% लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, जोहो में मात्र 7% है। ये तो था जोहो ने अब तक क्या किया। आप जानते हैं जोहो क्या करना चाहता है। ये सोच रहे हैं कि जो मेरी कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो यूएस आती है, लेकिन इंडिया में इसकी जो परसेंटेज है वो 10 या 20% है, तो इसको बढ़ानी है। साथ में इंडिया में बहुत जगह कंपनी भी खोल रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं वो काम भी कर सकें और वहाँ से अपनी कंपनी को और ज़्यादा काम करके इवैल्यूएट कर सकें। आज गांव में शहर का हो रहा है, जो लोग शहर में जा रहे हैं लेकिन ये गांव में रह के वहाँ अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं, वहाँ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। ये कोई शो ऑफ नहीं करते हैं, ये कोई बड़े बड़े घर या बंगलों में नहीं रहते हैं, इनके पास कोई प्लेन वेन नहीं है। ये अपने घर में रहते हैं, सुबह उठते हैं, पास से गांव के तालाब में जाते हैं नहाने, टहलते टहलते साइकिल चलाते चलाते आते हैं, लुंगी पहनते हैं, घर में भिंडी टमाटर सब्जी उब्जी लगाए हुए हैं, एकदम सिंपल जिंदगी जीते हैं और फिर चल देते हैं अपने काम में अपने एम्प्लॉयज के पास रिपोर्ट लेने के लिए। इन्होंने अभी सेमीकंडक्टर के लिए $20 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। किसी ने पूछा कि आप प्राइवेट जेट क्यों नहीं लेते, तो इन्होंने बोला प्लांट ही मेरा जेट है, ये मान लो। इनका एक सजेशन है कि भैया खुद के पैसे से बिजनेस शुरू करना चाहिए। जब आप इन्वेस्टर के पैसे ले लेते हो तो आपके अंदर दबाव हो जाता है, आप नई चीज़ें सोच नहीं पाते, आप इवैल्यूएट नहीं हो पाते। अभी रिसेंटली जोहो ने कहा है कि हम अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ सकते हैं और ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आ जाती है, क्योंकि जहां माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की ये कंपनी $4 ट्रिलियन की है, मतलब कि जो 4 ट्रिलियन है ये भारत के जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा है। और तभी भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव जी ने ट्वीट किया कि हमने जो स्लाइड बनाया है सेमिनार के लिए वो जोहो के ऐप से बनाया है। जैसे कि आपने जो स्लाइड देखा है, आपने जो स्लाइड बनाते हैं पावर पॉइंट से, वो जोहो के प्लेटफॉर्म से बनाए हैं और वो वहाँ पे जोहो को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जोहो का अभी जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ की है। इन्होंने जो कंपनी शुरुआत की थी वो खुद के पैसे से शुरुआत की थी, इन्होंने किसी से पैसा या किसी इन्वेस्टर से हेल्प नहीं ली थी। 100 करोड़ मतलब $12 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम होती है। भारत की बहुत सारी कंपनी भी मिलकर यहाँ तक खड़ी नहीं हो पाती है। पर अभी तो जो ये कंपनी है ये भारत के शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। सोचो अगर ये भारत के शेयर बाजार में लिस्ट हो जाए तो इसकी वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये शेयर में लिस्ट होगा इसके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर देंगे और इसकी वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ दिन पहले ट्रम्प ने H1B वीजा को लेकर भारत को महसूस कराया था कि तुम मेरे यहाँ रहे हो, काम कर रहे हो, तुम मजदूर हो, पैसे के लिए मेरे यहाँ नौकरी करने आते हो, आओगे तो इतना पैसा दोगे। जो हिंसा की भावना भारतीयों को महसूस कराई, उन भारतीयों को इन्होंने मतलब श्रीधर बेम्बू ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो भी भारतीय H1B वीजा के लिए भारत वापस लौट रहे हैं वो डरे नहीं, बस वो 5 साल डट के इस देश में काम कर ले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हम दुनिया को पछाड़ सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैलेंज ले रहा हो, 60 से ज्यादा देश जिसके क्लाइंट हो, वो ये बात कह गया कि डरो मत, आओ इंडिया में बैठकर काम करो, ड्रम के उस वीजा में मत मरो, आओ इंडिया में ही काम करो और तहलका मचा दो। तो सोचो ये हम इंडियन के लिए कितनी बड़ी बात है। तो ये रही कंप्लीट केस स्टडी वीडियो जोहो के ऊपर। इसके ऊपर और ज़्यादा बात किया जा सकता है, हम किसी और दिन इसकी सारी चीज़ों को हर एक पॉइंट को लेके एक बहुत बड़ी 1-2 घंटे की केस स्टडी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको किस व्यक्ति के ऊपर, आपको किस चीज़ के ऊपर, किस कंपनी के ऊपर केस स्टडी वीडियो चाहिए आप कमेंट में कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और भी केस स्टडी वीडियो देखने के लिए।